हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर नए टॉपिक पर बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने दो केसेस बताए थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और जो कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला निकालना था, तो उसके दो केस थे। उस पर मैंने बात किया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में आने वाले हैं वो। ठीक है, तो उनको ज़रूर देखिए आप। और आज मैंने बताया ही है कि आज जो है नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट। और क्या हेडिंग क्या है? कणों के निकाय का रेखीय संवेग तथा इसका संरक्षण, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड इट्स कंजर्वेशन। ओके, तो आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, तो ये जो निकाय के कणों का जो है, कणों के निकाय का जो ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, इस पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देरी न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है भाई। हेडिंग में क्या कहा गया भाई? कणों के निकाय का रेखीय संवेग तथा संरक्षण बताना है हमें, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन क्या आ गया, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न में ये पूछा गया कि कणों के निकाय का रेखीय संवेग तथा इसका संरक्षण, याद है जिसको ये भी कह सकते हैं कि कणों के निकाय का रेखीय संवेग, इसमें दो चीजें हमको करनी है, एक तो संवेग भी बताना है और साथ में संवेग संरक्षण भी। ठीक है, तो ये भी पूछा इकट्ठे कर सकता है क्या? केवल और केवल आपसे पूछा जा सकता है रेखीय संवेग संरक्षण, मिला दिया जाए इसको तो क्या बन जाएगा? रेखीय संवेग संरक्षण। तो क्या कहा गया कि कणों के निकाय का रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बताइए, है ना। ये चीज कह देगा आपसे। तो प्रश्न जो है ऐसे ही पूछा जा सकता है, इस तरह भी पूछा जाता है, कणों के निकाय का रेखीय संवेग तथा इसका संरक्षण बताइए, या नियम को लिखिए, प्रूफ करके दिखाइए, है ना। तो अब हम देरी न करते हुए अब हम आपको बताते हैं। पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं कि माना मैंने, हमारे पास एक एन कणों का एक निकाय है। क्या? एन कणों का एक निकाय है, या फिर इस तरह कह सकते हैं, माना एक निकाय जिनमें एन कण है। ठीक है, ठीक है, ये चीज कह सकते हैं, जिनके द्रव्यमान m1 m2 mn तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने जो निकाय माना है उनमें n कण हैं, मतलब 1 to n तक। ठीक है, n तक कण है इसमें निकाय में, ध्यान से समझिएगा। और जिनके द्रव्यमान m1 m2 टू mn तक, तथा इनके वेग क्रमशः क्या होंगे? उसी तरह सिमिलरली v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, vn वेक्टर, है ना। तो इस प्रकार से अतः रेखीय संवेग क्या होगा, ये चीज हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि या किसी निकाय का रेखीय संवेग, क्या? किसी निकाय का रेखीय संवेग उसके अलग अलग कणों के रेखीय संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है। भाई अलग अलग कणों के रेखीय संवेग के मतलब अलग अलग कणों के का मतलब क्या हुआ? एक कण नंबर 1 हुआ, दूसरा कण हुआ, तीसरा कण हुआ, अप टू डॉट n कण हुए। ठीक है, तो पहले कण का क्या होगा? रेखीय संवेग
m1v1, p1 बराबर m1v1। दूसरे कण का रेखीय समय क्या होगा, p2 बराबर m2v2। इसी तरह तीसरे कण का रेखीय समय क्या होगा, p3 इज इक्वल टू m3v3 अप टू pn। n कण है ना, तो pn तक, तो pn इज इक्वल टू क्या होगा, mn vn, है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम कह रहे हैं कि किसी निकाय का रेखीय संवेग उसके अलग अलग कणों के रेखीय संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी निकाय का रेखीय संवेग किसी निकाय का रेखीय संवेग उसके अलग अलग कणों के, जो निकाय का रेखीय संवेग है उसके अलग अलग कणों के रेखीय संवेगों के क्या, किसी निकाय का जो रेखीय संवेग है उसके अलग अलग कणों के रेखीय संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या, सदिश योग के बराबर होता है। ओके, क्या कहा हमने, किसी निकाय का रेखीय संवेग उसके अलग अलग कणों के रेखीय संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है। आपको मान लीजिए हम यहाँ पर छोटा सा आपको फिगर ही बना देते हैं। मान लीजिए ये हमने मान लिया ये एक निकाय है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि गोला ही हो, मतलब गोली हो, ठीक है, सर्किल ही हो, ठीक है। मान लीजिए ये निकाय है और इस निकाय का रेखीय संवेग क्या होगा, m v वेक्टर ना, और इसमें बहुत n कण हैं। कितने कण हैं इसमें, इसके अंदर n कण हैं, ठीक है। तो पहले कण का रेखीय संवेग क्या होगा, p1 बराबर m1 v1 वेक्टर। इसी तरह दूसरे का क्या होगा, p2 वेक्टर बराबर m2 v2 वेक्टर। इसी तरह n कण है ना, तो pn वेक्टर बराबर क्या होगा, mn vn वेक्टर के, है ना। यही होगा ना भाई, n कण है ना इसमें, ये निकाय है और इस निकाय का रेखीय संवेग p वेक्टर बराबर mv वेक्टर, और जो इसके अंदर n कण है ना, तो एक एक कण का रेखीय संवेग इस तरह मैंने लिखा है। जो पहला कण होगा उसका p1 बराबर m1 v1, दूसरा कण होगा p2 वेक्टर बराबर m2 v2 वेक्टर, और फिर इसके बाद डॉट डॉट करके 3 4 5 मतलब कि p3 p4 p5 हम लिख सकते हैं ऐसे डॉट डॉट करके। फिर इसके बाद pn वेक्टर इज इक्वल टू mn vn वेक्टर के। ओके, तो n कण है, तो क्या कहा गया कि किसी निकाय का रेखीय संवेग p वेक्टर उसके अलग अलग कणों के, जो अलग अलग कण है मतलब p1 वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं लगा, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस डॉट 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 करके pn वेक्टर। तो यही है कि अलग अलग कणों के संवेग रेखीय संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मानते हैं, माना एक निकाय में n कण हैं। कितने कण हैं, n कण हैं,
जिनके द्रव्यमान क्या माना एक निकाय में कितने कण हैं, n कण है ना सॉरी, जिनके द्रव्यमान m1, m2, m3, mn, n कण है ना, तो जिनके द्रव्यमान m1, m2, mn, m3 mn तथा वेग क्रमशः v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, डॉट करके vn वेक्टर। ठीक है, जिनके द्रव्यमान इतने तथा वेग क्रमशः इतना है, ठीक है, इतना है, तो आता है रेखीय संवेग दिया जा सकता है। अतः रेखीय संवेग दिया जा सकता है। क्या होगा रेखीय संवेग? P वेक्टर इक्वल टू, क्या कहा गया कि निकाय का रेखीय संवेग क्या है भाई, P वेक्टर है ना, तो निकाय का रेखीय संवेग P वेक्टर बराबर उसके अलग अलग कणों के रेखीय संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा। तो अलग अलग कण क्या है, P1, P2, P3, P4 अप टू Pn है ना। तो अलग अलग कण यही है, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस डॉट 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 करके प्लस का Pn वेक्टर। ओके, तो ये क्या है, ये जो लिखा है लाइन हमने, ये सेम यही है, जो कि ये मैथमेटिकल है और वो थ्योरेटिकल है। तो इसमें क्या, किसी निकाय का रेखीय संवेग, ये निकाय का रेखीय संवेग है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता, बस आप ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए साथ में। उसके अलग अलग कणों के, ये अलग अलग कणों के रेखीय संवेग के सदिश योग के बराबर होता है। बराबर है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर इक्वल टू m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर प्लस m3v3 वेक्टर के प्लस डॉट 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 करके प्लस mn vn वेक्टर के। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, P वेक्टर बराबर होता है mv वेक्टर के। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली करके लिख सकते हैं। यहाँ पर P1 वेक्टर बराबर m1 v1 वेक्टर, P2 वेक्टर बराबर m2 v2 वेक्टर, P3 वेक्टर बराबर m3 v3 वेक्टर। इसलिए P1 के स्थान पर m1 v1, P2 के स्थान पर m2 v2 और P3 के स्थान पर m3 v3 वेक्टर रख रहा है। इसी तरह Pn वेक्टर के स्थान पर mn vn वेक्टर। ओके, तो इसको समीकरण 1 बना दिया। क्या, अब क्या होगा, यदि किसी निकाय का के द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र के वेग के, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र के वेग की परिभाषा के अनुसार
ओके, तो क्या निकाय के द्रव्यमान केंद्र के वेग की परिभाषा के अनुसार तो क्या होगा भाई, क्या होता है कि P बराबर क्या होता है mv वेक्टर के। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र के वेग, क्या द्रव्यमान केंद्र के वेग की परिभाषा के अनुसार है। तो ध्यान से देखिएगा, v cm वेक्टर, क्या भाई सेंटर ऑफ मास ना सीएम, सेंटर ऑफ मास को सी से या फिर सीएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र के वेग की परिभाषा के अनुसार v cm वेक्टर इज इक्वल टू के m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 करके प्लस mn vn वेक्टर के। ओके, अपान m, क्या कैपिटल M के। अब बताइए आप यहाँ पर क्या p1 वेक्टर होगा प्लस p2 वेक्टर होगा प्लस p3 डॉट डॉट करके प्लस pn, जो कि किसके बराबर होगा p वेक्टर के। देख लीजिए आप, है ना, समीकरण 1 में क्या बना है, इसके स्थान पर हम p वेक्टर यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण क्या बना दिया हमने, समीकरण 2 बना दिया। अब हम आपको इधर ही बता दे रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से इसके स्थान पर ये वैल्यू, ये m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट करके प्लस mn vn वेक्टर के स्थान पर हम क्या रख देंगे, यहाँ से समीकरण 1 से p वेक्टर रख देंगे। देख लीजिए आप, ये p वेक्टर समीकरण 2 में यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है कि p वेक्टर, p वेक्टर बराबर भाई यही मिलेगा ना, p वेक्टर और इधर क्या हो जाएगा m इंटू v cm वेक्टर। ये हमें फॉर्मूला मिल गया, क्या p वेक्टर बराबर m v cm वेक्टर के। ये क्या है, कणों के निकाय का रेखीय संवेग है। कणों के निकाय का रेखीय संवेग का फार्मूला है द्रव्यमान केंद्र के कणों में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जहां पर, या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं कि हेयर, यहाँ पर m क्या है, जहां m क्या है, m इज इक्वल टू क्या है, निकाय का कुल द्रव्यमान। क्या है, m क्या है, यहाँ पर समीकरण 2 में देखिए m क्या है, यहाँ पर निकाय का कुल द्रव्यमान है। क्या निकाय का कुल द्रव्यमान है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला, p वेक्टर बराबर m v वेक्टर cm के। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 बना देते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि p वेक्टर बराबर m v वेक्टर cm या v cm वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिभाषा, देखिए संवेग का परिभाषा क्या होगा यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र के केस में। तो किसी निकाय का रेखीय संवेग, क्या किसी निकाय का रेखीय संवेग उसके कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र सीएम लगाना, तो द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं समझे, यही हमारी क्या है,
रेखीय संवेग की परिभाषा है। ठीक है, सॉरी, फिर से देखिए, किसी निकाय का रेखीय संवेग, रटने की आवश्यकता नहीं, बस फार्मूला आपको पता है तो आप फार्मूले से आप परिभाषा लिख सकते हैं। आपको याद मतलब याद भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल क्या याद करने की आवश्यकता है आपको, फार्मूले को। केवल आपको फार्मूला याद होगा तो आप परिभाषा अपने आप से लिख लेंगे। आपको ना तो रटने की आवश्यकता है परिभाषा, ना तो परिभाषा को याद रखने की आवश्यकता है। बस आप अपने माइंड में फार्मूले को रखिए, P बराबर m BCM वेक्टर के। तो आप बता दो कि किसी निकाय का रेखीय संवेग उसके कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए हम लिखे दे रहे हैं क्या, कि किसी निकाय का रेखीय संवेग उसके कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, किसी निकाय का रेखीय संवेग उसके कुल द्रव्यमान m तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग BCM वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र के त्वरण की परिभाषा के अनुसार क्या, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र के त्वरण की परिभाषा के अनुसार तो क्या होगा, ACM बराबर होता है F वेक्टर एक्सटर्नल के अपान क्या होगा, m के। क्या होता है, दो तीन नियम क्या है न्यूटन का, F बराबर ma ना, तो ACM बराबर F एक्सटर्नल बाई m के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र के केस में त्वरण की परिभाषा के अनुसार क्या होगा, A वेक्टर CM बराबर F एक्सटर्नल अपान m के, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं F एक्सटर्नल बराबर m ACM वेक्टर के। नहीं लिख सकते, ये तो होता ही है F बराबर ma के, है ना, जानते ही होंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि हमें क्या प्रूफ कराएगा, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो क्या, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र के त्वरण की परिभाषा के अनुसार हमें क्या मिला, ACM वेक्टर बराबर F एक्सटर्नल अपान m, या फिर F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma वेक्टर CM के। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 3 के बाद समीकरण 4। अब यहाँ पर यदि बाह्य बल मतलब F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 हो, अगर F एक्सटर्नल यहाँ पर 0 होगा तो ACM क्या होगा, बताइए, ACM क्या होगा, 0 होगा। सॉरी इंग्लिश में नहीं, तब हिंदी में, तब क्या होगा,
ACM वेक्टर बराबर क्या होगा, शून्य के होगा। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए BCM वेक्टर क्या होगा, नियत होगा। क्या होगा, BCM क्या होगा, नियत होगा। अगर ACM क्या है, 0 है तो BCM क्या होगा, नियत होगा। शायद आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v/t के, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन के। ये फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लिख इधर। क्या a बराबर क्या होता है, dv/dt के, या फिर ऐसे इसको ये न लिख करके a बराबर v/t के कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डेफिनेशन बनता है a का, वो dv/dt से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन के। तो क्या है, v और a में संबंध है ना, यहाँ से v निकलेगा तो क्या होगा, at के, a के स्थान पर 0 रख देंगे, 0 गुणा t मतलब बराबर क्या, नियत के। क्या होगा, मतलब v बराबर a इंटू टी के, ठीक है। इधर दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं, ठीक है। फिर से आपको आप देख लीजिए, v बराबर a इंटू टी के, a के स्थान पर हमने 0 रख दिया इंटू टी के, तो मतलब 0 बराबर क्या, नियत। तो वेग क्या होगा, नियत होगा। वही उसी प्रकार हमने यहाँ पर लिखा है कि BCM वेक्टर बराबर नियत होगा। अतः अगर BCM बराबर नियत है तो यहाँ पर समीकरण 3 से अतः क्या होगा, P वेक्टर बराबर MBCM वेक्टर बराबर के नियत। क्या होगा, नियत होगा। यदि किसी निकाय का परिणामी बाह्य बल शून्य हो, तो ध्यान से देखिए, मैं इसको सर्किल कर रहा हूं। यदि किसी निकाय का परिणामी बाह्य बल शून्य हो तो रेखीय संवेग नियत रहता है। BCM के स्थान पर नियत गुणे m करेंगे तो क्या आ जाएगा, नियत आ जाएगा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, P वेक्टर बराबर नियत। ओके, तो यहाँ पर जगह नहीं है, आगे चलते हैं हम। क्या कि यदि किसी निकाय का परिणामी बाह्य बल शून्य हो, क्या, यदि किसी निकाय का परिणामी बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। नियत रहता है। क्या नियत रहता है? यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है
हमेशा याद रखना। एक बात आपको याद रखने की है, मैंने फिर से कहा कि एक बात आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखना है कि आंतरिक बलों के कारण अलग अलग कणों का रेखीय संवेग क्या बदल सकता है। क्या हो सकता है? बदल सकता है। यहां पर लिखे दे रहे हैं, एक लाइन स्मरण रहे, याद रखना हमेशा ये बात को, क्या कि आंतरिक बलों के कारण अलग अलग कणों का रेखीय संवेग बदल सकता है। ओके, तो क्या बताया मैंने कि ये पॉइंट याद रखना है, आंतरिक बलों के कारण अलग अलग कणों का रेखीय संवेग क्या हो सकता है? बदल सकता है। किसके कारण? आंतरिक बलों के कारण अलग अलग कणों का रेखीय संवेग बदल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कणों के निकाय का रेखीय संवेग तथा इसका संरक्षण मतलब रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आपको प्रूफ करना समझ में आ गया होगा, और क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसको कायदे से तैयार कर लीजिएगा। जो मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से पढ़ाया है और डेराइव किया है, उसको कायदे से तैयार कर लीजिएगा, और आप अपनी कॉपी भी बनाइए और उसमें नोट करते जाइए, नोट्स बनाइए। ठीक है, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, और आप जो है बार बार रिवाइज करो। क्या? बार बार रिवाइज करो, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसी तरह नया टॉपिक लेकर नेक्स्ट डे पे मिलते हैं। तैयार रखना।